आज अर्थशास्त्र में इकाई 4 के अंतर्गत पाठ 6 बाजार के प्रमुख रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बाजार से क्या आशय है। तो उस बाजार का आशय साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर के वस्तुओं के खरीदी बिक्री का कार्य करते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ में बाजार के लिए निश्चित स्थान तथा खरीदने एवं बेचने वालों की उपस्थिति जरूरी है, परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार शब्द का अर्थ सामान्यतः उस संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें उस वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए हों और उनमें प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो। उसे अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बाजार की विशेषताएं। बाजार की प्रमुख विशेषताएं लक्षण जो है वो निम्नलिखित है। पहली विशेषता है एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उस क्षेत्र से है जहां क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। दूसरी विशेषता या लक्षण है एक वस्तु। अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध केवल एक वस्तु से होता है। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग आकार हो सकते हैं जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी आदि। लेकिन सभी वस्तुओं के लिए एक ही बाजार नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता है क्रेता एवं विक्रेता। बाजार के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही बाजार के अभिन्न अंग होते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। अतः क्रेता एवं विक्रेता में से किसी एक की अनुपस्थिति में बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। चौथी विशेषता है स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, अर्थात सौदा या लेन देन करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पांचवी विशेषता है एक मूल्य। बाजार में जब क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तु के मूल्य में एक समान होने की प्रवृत्ति होती है। कीमतों में भिन्नता या अलग होने से मांग और पूर्ति की शक्तियाँ पुनः क्रियाशील होने लगती है और कीमत में फिर से समानता आती है। तो इस प्रकार से बाजार की प्रमुख 5 विशेषता दिया गया है। यहाँ पर पहला है एक क्षेत्र, दूसरा एक वस्तु, तीसरा क्रेता एवं विक्रेता, चौथा स्वतंत्र प्रतियोगिता और पांचवा है एक मूल्य। इसके बाद हम देखेंगे बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण जो है, पहला है क्षेत्र के आधार पर। इसके अंतर्गत है स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। दूसरा है समय के आधार पर। इसके अंतर्गत पहला अति अल्पकालीन बाजार, दूसरा अल्पकालीन बाजार, तीसरा दीर्घकालीन बाजार, चौथा अति दीर्घकालीन बाजार। तीसरा है प्रतियोगिता के आधार पर। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तीसरा एकाधिकार बाजार। चौथा है कार्य के आधार पर। विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, नमूनों द्वारा बाजार, श्रेणियों के आधार पर बाजार। पांचवा है वैधानिकता के आधार पर। उचित बाजार, अवैध बाजार। छठवां है वस्तुओं के आधार पर। उपज बाजार, स्कंद बाजार और धातु बाजार। अब इसके बाद हम प्रत्येक बाजार के वर्गीकरण के बारे में
चर्चा करेंगे कि प्रत्येक का अर्थ क्या होता है। पहले देखेंगे क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत 4 भागों में इसके बांटा गया है। पहला है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार क्या होता है? जब किसी वस्तु का क्रय और विक्रय एक निश्चित स्थान या एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो उस वस्तु के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। इस बाजार में उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जो प्रायः उस स्थान विशेष में पैदा होती है। इस प्रकार की स्थानीय बाजार में 2 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती है। पहला शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे फल, दूध, दही, सब्जी आदि, और दूसरा है जो अधिक स्थान घेरती है और भारी या वजनदार होती है जैसे रेत, ईंट, पत्थर आदि। इस प्रकार के बाजार को स्थानीय बाजार कहा जाता है। दूसरा है प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार क्या है? जब किसी वस्तु का बाजार एक विशेष प्रदेश अथवा एक बड़े क्षेत्र तक सीमित होता है तो उस वस्तु के बाजार को प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत वस्तु की मांग और पूर्ति एक प्रदेश की सीमा तक ही फैली रहती है। जैसे पगड़ी और साफे का बाजार राजस्थान तथा पंजाब तक ही सीमित है। इसी प्रकार लाख की चूड़ियों का जो बाजार हो राजस्थान में, क्योंकि वहीं पर उसकी मांग अधिक है। तो इस प्रकार की वस्तुओं का जो विक्रय होता है वो कहलाता है प्रादेशिक बाजार, जो किसी विशेष प्रदेश तक ही सीमित होता है या सीमा तक होता है। तीसरा है राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में हो या होती है तो उस वस्तु के बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे साड़ी, चूड़ी, घी, दाल, स्कूटर, कार, फर्नीचर आदि। इनकी मांग जो है या इनकी जो आवश्यकता वो संपूर्ण देश में है। तो इस प्रकार की वस्तुओं का जो विक्रय या उसकी मांग संपूर्ण देश में होती है, इस प्रकार की वस्तुओं के बाजार को हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, क्योंकि इनका क्रय विक्रय जो है समस्त देश में होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता समस्त विश्व में पाए जाते हैं तो ऐसी वस्तु के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, गेहूं, कपास आदि वस्तुओं का जो बाजार वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। इसके बाद दूसरा है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। समय के आधार पर मार्शल ने 4 भागों में बाजार को वर्गीकृत किया है। पहला है अति अल्पकालीन बाजार। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित होती है तो उसे अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार कहते हैं। इसमें समय इतना कम होता है कि हम वस्तु की पूर्ति को घटा या बढ़ा नहीं सकते। जैसे दही, दूध, सब्जी, मांस, मछली आदि का बाजार। ऐसी वस्तु का मूल्य उनकी मांग के आधार पर निर्धारित होता है। मांग के बढ़ने पर इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मांग के कम होने पर या घटने पर इन वस्तुओं का मूल्य घट जाता है या कम हो जाता है। दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार। जब किसी वस्तु की पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है तो उस वस्तु के बाजार को अल्पकालीन बाजार कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वे वस्तु की मांग के आधार पर उसके उत्पादन को अपने वर्तमान साधनों की सीमा तक कमी व वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसमें इतना समय नहीं होता कि उत्पादन क्षमता में परिवर्तन किया जा सके। इसमें समय अवधि में वस्तु का मूल्य यद्यपि मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथापि मांग का प्रभाव अधिक होता है। उसके बाद अगला है तीसरा दीर्घकालीन बाजार। जब किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है तो उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं।
इस प्रकार के बाजार में उत्पादक के पास अपनी उत्पादन क्षमता में आवश्यक परिवर्तन करने का पर्याप्त समय होता है और वस्तु की मांग को ध्यान में रखते हुए इस क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे बाजार में वस्तु का जो मूल्य है उसकी मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चौथा है अति दीर्घकालीन बाजार। जब किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो ऐसे बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। मांग में परिवर्तन के कारण जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन या फैशन में परिवर्तन आदि हो सकते हैं। पूर्ति में परिवर्तन के कारण उत्पादकता में परिवर्तन या नई तकनीक का विकास आदि हो सकते हैं। इसमें समय इतना अधिक होता है कि उत्पत्ति के साधनों में आधारभूत परिवर्तन करना भी संभव होता है। तीसरा देखेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वे बाजार कहलाती है जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतियोगिता होती है, तब उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। बाजार में फर्मों के प्रवेश करने और बाहर निकलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है तथा विक्रय एवं परिवहन लागतें नहीं होती। उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जब क्रेता विक्रेता एक या कुछ क्रेताओं और कुछ विक्रेताओं को एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ या मांगे हुए मूल्य का ज्ञान नहीं होता। इस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम होती है तथा उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसमें प्रमुख रूप से इस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो इसे हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। तीसरा है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार उस दशा को कहा जाएगा जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक होता है और उसकी स्थापनापन्न वस्तु का कोई भी उत्पादक नहीं होता। उसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। चौथा है कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। कार्य के आधार पर बाजार को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार क्या होता है? जब किसी बाजार में एक विशेष वस्तु का ही क्रय विक्रय किया जाता है तो इसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। इस प्रकार के जो बाजार हैं प्रायः बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के बाजार का उदाहरण है अनाज मंडी, सब्जी मंडी, सराफा बाजार आदि। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो विशिष्ट बाजार के उदाहरण हैं। दूसरा है मिश्रित बाजार। जब किसी बाजार में विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे मिश्रित बाजार कहते हैं। जैसे रायपुर का गोल बाजार, दिल्ली का चांदनी चौक आदि। तीसरा है नमूनों द्वारा बाजार। जब कोई वस्तु नमूनों के आधार पर या सैंपल के आधार पर बेची जाए एवं खरीदी जाए तो उसे नमूनों के द्वारा बिक्री बाजार कहते हैं। थोक बाजार में अधिकतर वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है वो नमूनों के आधार पर ही किया जाता है। अर्थात थोक बाजार में जो थोक व्यापारी होते हैं वे अपनी वस्तु को छोटे छोटे पैकेट बना करके सैंपल के रूप में रख लेते हैं और उसे दिखा करके ही फुटकर व्यापारियों से वस्तु की मांग के लिए ऑर्डर लेते हैं। उसे हम कहते हैं नमूनों द्वारा बाजार। चौथा है श्रेणियों के आधार पर बाजार। जब किसी वस्तु की विभिन्न श्रेणियों में बांटकर बेचा जाता है तो उसे श्रेणियों के आधार पर बाजार
उसे श्रेणियों के आधार पर बिक्री बाजार कहते हैं। जैसे थोक बाजार में अधिकतर वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है नमूनों के आधार पर होता है, उसी को हम कहते हैं श्रेणियों। अलग अलग ग्रेड के अनुसार वस्तुओं का विभाजन करके बेचना। पांचवा, वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर बाजार जो है दो प्रकार का होता है। पहला है उचित बाजार। जब किसी बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाता है और उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित कीमत पर मिल जाती है तो उसे उचित बाजार कहा जाता है। दूसरा है अवैध बाजार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम या अधिक होता है तब उस बाजार को अवैध बाजार कहा जाता है। छठवां है वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उपज बाजार। उपज बाजार क्या होता है? जिस बाजार में उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं। जिस बाजार में उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं तो उसे उपज बाजार कहा जाता है। दूसरा है स्कंद बाजार या स्टॉक मार्केट। जिस बाजार में अंश, प्रतिभूति या स्टॉक आदि के सौदे होते हैं या क्रय विक्रय होते हैं उसे स्कंद बाजार कहते हैं। तीसरा है धातु बाजार। जिस बाजार में सोने चांदी के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं। जिस बाजार में सोने चांदी के क्रय विक्रय के सौदे या लेन देन होते हैं उसे धातु बाजार कहते हैं। तो इस प्रकार से बाजार का वर्गीकरण जो है वो पूर्ण हुआ।